ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे की गुंडागर्दी का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। मनसे के गुंडों की गुंडागर्दी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। कुछ दिन पहले अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने भी सुप्रीम कोर्ट में राज ठाकरे और मनसे के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए घनश्याम उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पर मनसे के गुंडे उत्तर भारतीयों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हिंदी की जगह मराठी बोलने का दबाव बनाकर मारपीट कर रहे हैं। अब मामला कोर्ट में जाने के बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि मनसे की गुंडागर्दी पर जल्द लगाम लगेगी। एक रिपोर्ट देखिए। कोर्ट का हथौड़ा चलेगा, गुंडा राज रुकेगा। मिलॉर्ड, महाराष्ट्र को गुंडागर्दी से बचाओ। मिलॉर्ड फैसला सुनाएंगे, गुंडा राज को जेल भिजवाएंगे। सरकार का सियासी खेल, मराठी मुद्दा होगा फेल। मिलॉर्ड का इंसाफ, गुंडा राज साफ। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर मनसे की गुंडागर्दी जारी है। मराठी अस्मिता के बहाने राज ठाकरे बीएमसी चुनाव को साधने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अपने सियासी फायदे के लिए ठाकरे समाज का बंटाधार करने में लगे हैं। ये देश संविधान से चलता है, सरकारें भी संविधान के बाहर नहीं है। संविधान ने ही हर देशवासी को कुछ अधिकार भी दिए हैं। संविधान ने देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी दिए हैं। सांस्कृतिक अधिकार के तहत भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार 6 मौलिक अधिकारों में ही है। हर नागरिक को अपनी भाषा, बोली, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीय राज्यों के लोग और गैर मराठी सभी लोगों को संविधान ही अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा, बोली में बात कर सकें। चुनी हुई सरकार के पास भी नागरिकों से ये मौलिक अधिकार छीनने की स्वतंत्रता नहीं है। फिर ठाकरे बंधु संविधान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? क्या ठाकरे बंधुओं को संविधान के उल्लंघन की इजाजत है? क्या ठाकरे बंधुओं का भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कानून का उल्लंघन नहीं? क्या मनसे का उत्तर भारतीयों के हिंदी बोलने पर मारपीट कानूनी जुर्म नहीं? क्या सरकार को राज ठाकरे और मनसे पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? राज ठाकरे और मनसे के इसी संविधान का उल्लंघन करने, समाज में भाषा के नाम पर विद्वेष फैलाने और सामाजिक ढांचे को तितर बितर करने की कोशिश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की गई है। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी विवाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता वकील घनश्याम उपाध्याय को माननीय अदालत ने हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था। इसके अलावा भी हाईकोर्ट में मनसे की गुंडागर्दी के खिलाफ अपील की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट को ही अब राज ठाकरे और उनकी पार्टी के गैर कानूनी चेतावनी और गुंडागर्दी के खिलाफ सुनवाई करनी है और फैसला सुनाना है। महाराष्ट्र में मनसे की मनमानी के खिलाफ आम नागरिकों में गुस्सा, डर और असंतोष की भावना बढ़ रही है। लोगों को उम्मीद है कि सियासी फायदे के लिए मनसे की गुंडागर्दी पर कोर्ट से लगाम जरूर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। गार्गी नंदी रॉय, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगी। महेश वर्मा, बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ साथ नसीम खान, पूर्व मंत्री, नेता महाराष्ट्र भी कांग्रेस, हमारे साथ होंगे। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलूँगा, क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर सीमा मलिक हैं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी सबसे ज़्यादा आरोप भी लगा रही है, कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है। वो ये कह रही है कि सरकार क्या कर रही है। डॉक्टर सीमा, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, खासकर तब जब मराठी के मुद्दे पर उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, पूरे मामले के लिए तो मैं फिर भी यही बात कहूंगी कि शायद एक इनएफिशिएंसी है महाराष्ट्र सरकार की कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो देखिए मैं तो यही कहूंगी सर्वप्रथम कि जो भी है, किस तरह की कोई मतलब महाराष्ट्र में जैसे अराजकता फैली हुई है, एंड केवल अगर आप लिटिगेशन करते हैं, देखिए आपको कोर्ट ने भी इनके ऊपर टिप्पणी करी है, जिन्होंने भी ये लिटिगेशन करा है, कि उन्होंने उसको पब्लिसिटी लिटिगेशन
पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला है ना, लाइक PIL का उन्होंने बोला है कि इट इज अ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उन्होंने मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में पहले दायर करी थी याचिका, तो इसको कि उन्होंने डायरेक्ट किया कि हाँ पहले बॉम्बे हाई कोर्ट चाहिए। तो देखिए बेसिक बात ये है कि यदि अगर हमारी सरकार जो है सबको कंट्रोल करने में सक्षम होती तो किसी को भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखिए केवल एक ऐसी घटनाएं वहां पर बहुत होती रहती हैं। हमने पिछले दिनों देखा इस तरह से स्टूडियो तोड़ा गया था एक, मेरे ख्याल से कॉमेडियन का, इस तरह की चीजें बहुत होती रहती हैं कि आप गए और वहां पे मार दिया। तो ओवरऑल मैं तो ये कहूंगी कि जो महाराष्ट्र की जो चाहे वो भाषा विवाद हो या जो भी हो, मतलब काफी खराब न्याय व्यवस्था है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत खराब है वहां पर। और देखिए ये जो मतलब अभी देखिए कोर्ट ने भी इस पे कमेंट किया है, और भी लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। देखिए शिंदे ग्रुप के लोग भी जैसे थे, अभी वो भी तो गए थे मतलब प्रदर्शन में। इट वॉज नॉट ओनली राज ठाकरे जी की ही बात नहीं है, वो लोग भी तो गए थे इस प्रदर्शन में। सो देवर मतलब देवर सपोर्टिंग दिस थिंग। वो तो कहिए कि लोगों ने उनको भगा दिया तो आ गए। अभी हमने देखा है किस तरह से मतलब कोई भी छोटी सी बात पे एक कैंटीन में एक आदमी को कोई मार देते हैं, वो भी तो शिंदे ग्रुप का ही मतलब मेरे ख्याल से MLA थे जिन्होंने मारा था, और बोला था कि एक विवाद उन्होंने खड़ा किया था साउथ इंडिया और मेरे ख्याल से मराठी के लिए। तो ये सब चीजें भी हमें कंसिडर करनी होंगी, केवल पब्लिसिटी के लिए ही तो कोई ये चीज नहीं कर रहा है। एंड मतलब मैं तो बिल्कुल फ्रैंकली ये बोलूंगी कि जो महाराष्ट्र की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस पे मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस जी को ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों पे कमेंट कर रहे हैं इधर उधर के। तो उससे मतलब काफी देखिए कितनी चीजें हुई है, मैं अगर आपको गिनाऊं तो पता नहीं कितनी चीजें हैं, और अपने लोगों के ऊपर कोई भी वो नहीं लेना। तो नेचुरली लोग मतलब कोर्ट जा रहे हैं तो अब ये मैं लोगों के यही पास और बोलूंगी रास्ता मैं। क्या है? गार्गी नंदी रॉय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। गार्गी जी, आप क्या मानती है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पर आप देखिए वहां भी तमाम तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो मुद्दा है वो मुद्दा वहीं पर बना हुआ है और ये विवाद थम नहीं रहा है। हर कोई किसी न किसी मुद्दे पर रोज पिट रहा है। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी। जी, मैंने पहले भी कहा और मैं वापस बोलूंगी कि मैं दिल से मानती हूँ कि भाषा लोगों को जोड़ने की माध्यम है, बांटने के लिए नहीं। तो ये जो क्षेत्रीयवाद की जो राजनीति है ना, ये जो राज ठाकरे और MNS कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि नॉन इशू को इशू बना के कैसे पॉलिटिकल हेडलाइन बना सकते हैं कोई, इसका जो कला है ये कोई राज ठाकरे जी से सीखे। मतलब ये कोई इशू ही नहीं है। ऑनेस्टली महाराष्ट्र में जो मराठी भाषी है उनको पूछिए, उनके पास ये कोई मुद्दा है ही नहीं। और अगर आप मुंबई को देख लेंगे, मुंबई में मराठी पॉपुलेशन कितना है, डिफरेंट सोर्सेस मैंने देखा 35 to 42% बोल रहे हैं मुंबई में। इसका मतलब 60%, 60% नॉन मराठी है। तो अगर वो लोग चले जाएंगे मान लीजिए इस शहर से, इस शहर का, इस स्टेट का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा? आप मुंबई में आइए, आप देखेंगे जो ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर्स, ज्यादा से ज्यादा 85-90% यूपी से है, कुछ बिहार से है, बहुत कम आपको मराठी मिलेंगे। किराने की दुकान देखिए, गुजराती लोग चलाते हैं, राजस्थानी लोग चलाते हैं, महाराष्ट्रियन बहुत कम है। तो अगर सब लोग चले जाए क्या महाराष्ट्र से, ये क्या राजनीति कर रहे हैं मुझे पता नहीं। क्योंकि हाँ देखिए, आप आज डिबेट कर रहे हैं, उनके लिए न्यूज बन रहा है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर ये पॉलिटिक्स चलता तो उनके पास तो वो राज्य को रूल करता ना, नहीं ना, उनके पास ऐसे एक MLA नहीं है। इसका मतलब क्या है? लोग जो आम जनता है ना, उनके पास ये मुद्दा है ही नहीं। महाराष्ट्र में एक बिल्डिंग अगर आप यूनिट माने, वहां पे सारे लोग रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, मराठी है, गुजराती है, मैंगलोरियन है, पंजाबी है, सब लोग नीचे बैठ के जो बातें करते हैं, जो मराठी लोग भी है वो मराठी में बात करते नहीं, हिंदी या इंग्लिश में बात होती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड कौन डोमिनेट कर रहा है? आप देखिए, पंजाबी है, यूपी से एक्टर्स है, पूरे देश से है। तो ये जो क्षेत्रीयवाद की राजनीति, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये जो है उनका जो वजूद की लड़ाई है, ये उनका कोई अस्तित्व तो नहीं था। आपने ठीक कहा, ये वजूद की लड़ाई है, ये राजनीतिक वजूद की लड़ाई है, राजनीति की खोई हुई जमीन को वापस पाने की लड़ाई है। घनश्याम उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन वहां पर कहा गया कि हाई कोर्ट जाइए। घनश्याम साहब,
ये जो याचिका आपने लगाई, इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन पिटीशन माना जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है या उन पिटते हुए लोगों की न्याय की गुहार के लिए याचिका लगाई गई थी जो हर रोज किसी ना किसी गली चौराहे पर पिट रहे हैं और सरकार उतना गंभीर कदम नहीं उठा रही है? देखिए, ऐसा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या वो बता रहा हूँ, पहले उसको सुनिए कैसे हुआ आप। बताइए। देखिए, आज जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो हियरिंग होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। अगर उसको आप देखेंगे तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि B.R. गवई जैसा आदमी जो है कि इस देश का चीफ जस्टिस बन के बैठा हुआ है। मैं एकदम आपके नेशनल टीवी चैनल पे बात बोल रहा हूँ। मतलब आपको पिटिशन इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, नेशनल इशू इन्वॉल्व है मैटर में, और मैं जा रहा हूँ, मुझे मतलब ओपन मतलब एक आर्गुमेंट करने नहीं दिया गया। हमको ऐसा लगा, आपको ऐसा फील होता है जैसे आप थानेदार के सामने आप खड़े हैं, कोई अपराध के थानेदार के सामने खड़ा आप हैं। अगर इस तरह का एटीट्यूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा तो देश का क्या होगा? दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसा व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के बैठा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, उनका ऐसा था, तुरंत उनका था कि अब जैसे समस्या क्या हो गई है आजकल जजेस की जुडिशरी में, खास करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के और गवई जैसे जजेस का, चीफ जस्टिस गवई जैसे जजेस का, कि वो जो बोलते हैं तुरंत आप सरेंडर कर दो, मतलब तुरंत हाथ पांव जोड़ के खड़े हो जाओ उनके सामने। आप अगर कोई फैमिली कोई अपना सबमिशन रखना चाहते हैं, एज ए लॉयर आप बोल्डली कुछ कहना चाहते हैं लॉ विद इन लॉ, उनको सुनना नहीं है, उनको ऑफेंडिंग लगता है। तो क्या हुआ कि वो स्टार्ट किया कि हाउ मच कॉस्ट, कि कॉस्ट कितना हमको इम्पोज किया इस पेटर्न के लिए। अब बताइए, अगर किसी एक आदमी को, किसी को, अगर जो जितने लोगों को ये मुद्दा पता है, क्या ऐसा मुद्दा मैं सुप्रीम कोर्ट के पास लेके मैं गया था जिसमें कॉस्ट इंपोज किया जा सकता है? क्या कोई फ्लोलेस मुद्दा था? इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा था, मैंने तो उसका जवाब दिया। लेकिन घनश्याम साहब एक यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्यपालिका होती है, अगर हर आदमी न्यायपालिका में पहुंच जाएगा, हर आदमी पिटीशन लेकर न्यायपालिका के पास पहुंच जाएगा और वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा, तो आप सोचिए कि देश की कितनी बड़ी आबादी है, कितनी बड़ी समस्याएं, कितनी याचिकाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक बार हाईकोर्ट जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र हाईकोर्ट जाइए, वहां अगर कुछ नहीं होता तो देखा जाएगा। देखिए, मैं कम से कम मेरे पास कम से कम 1.5 जजमेंट्स आज में हमारे फाइल में पड़ा हुआ, मैं लेकर सब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आर्टिकल 32 में पिटीशन को एंटरटेन किया है। इससे कम सीरियस मैटर में, अगर हेट स्पीच का मैटर आपको पता होगा, जो धर्म संसद हुआ था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में पिटीशन एंटरटेन किया था। मेरे पास कम से कम 1.5 डजन जजमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। जो सेलेक्टिवली है कि इंटरटेन करना नहीं करना, और मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट गया था ये बता देना चाहता हूँ। उसका कारण मेरे जस्टिफिकेशन था, मैंने पिटीशन में दिया था। देखिए, मेरा जो प्रेयर था कि राज ठाकरे के खिलाफ FIR करने तक नहीं था, मैं बहुत लार्जर इशू में रेज किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती तो इस देश की दिशा और दशा बदल सकती थी, राजनीतिक दिशा और दशा बदल सकती थी। आज आपने अनुभव किया अगर सब लोगों ने कि आजकल देश में लोकल लेवल पे हर स्टेट में जो है कि पॉलिटिकल पार्टियां कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो रही हैं, राज ठाकरे के मन से जैसी, और इनका है एन केन प्रकार लोकल लेवल पे सत्ता में रहने का इनका मकसद होता है। ये देश को मतलब बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि देश की एकता, अखंडता और देश की मतलब की संप्रभुता के लिए मतलब खतरा है, और ऐसी कोई एक्टिविटी अगर कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइंस लेट डाउन करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आपका कहना सही है घनश्याम साहब, लेकिन जब देश के लोगों को लगता है कि साहब बदलने के लिए कोई और उपाय नहीं है, उनका न्यायपालिका में भरोसा नहीं है, उनका कार्यपालिका में भरोसा नहीं है, उनका सदन में भरोसा नहीं है, तो वो राजनीति में आने की बात करते हैं। वो सोचते हैं कि राजनीति में आकर हम कोई क्रांति कर देंगे, देश को बदल देंगे। महेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। महेश जी, बड़ी उम्मीद के साथ, देश की दशा और दिशा को बदलने की उम्मीद के साथ घनश्याम उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ऐसा होगा और उनकी पिटीशन को जो है वापस कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हाईकोर्ट जाए। अगर इस पर जजमेंट हो जाता तो शायद देश की दशा बदल जाती। बहुत द्रवित हैं घनश्याम जी। महेश जी, विषय भी कुछ उसी तरह का है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो विषय है वो वाकई द्रवित करने वाला है। सवाल यह है कि कोर्ट में आदमी तब जाता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हमारी पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो जाता है, जब हमारी प्रजातंत्र जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब आदमी करे क्या?
सवाल है कि आज की डेट में जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो संविधान का, गांधी का, नेहरू का, इन सब का अपमान है। और उस पे मौन किसने साधा हुआ है? उस मौन स्वीकृति कौन वहां दे रहा है? ये समझने की बात है। हमने तो वहां कहानी, सरकार तो आपकी जो है उद्धव ठाकरे, आपकी सरकार है, उद्धव ठाकरे क्या बात है। नहीं, हमारी सरकार जो है निश्चित रूप से सरकार है, लेकिन क्या एक शब्द भी शरद पवार जी की तरफ से आया कि ठाकरे बंधु ये शरद अगर पवार इस जी तरह के कहां से आह्वान बीच कर में आ रहे हैं गए उस सर? आह्वान के हम विरोध में हैं? आपकी सरकार है, आप एक्शन 1928 लीजिए में कि जिस पवार साहब इसमें देखिए लेंगे। मैडम, बेकार की बातें मत करिए। मैं बहुत आदर आपका करता हूं, मैं बहुत आदर महेश जी करता को हूं। अपनी आप बात बहुत एक बार पढ़ी कह लिखी दें तो फिर विदुषी चर्चा महिला करेंगे। हैं। नहीं बोलिए, पर मतलब हाँ, आउट ऑफ वे मैं आप बहुत आदर और सरकार रिस्पेक्ट करता आपके, आप हूं, प्लीज। पवार साहब को बीच में डाल रहे हो। नहीं, महेश जी। मैं लाऊंगा ना, क्योंकि जिस संविधान सभा में 3 दिन तक जिस हिंदी को लेकर बहस हुई और इस देश का संविधान ने जिसको स्वीकार किया, और उसको किसने उस प्रस्ताव को दिया? सी राजगोपालाचारी ने दिया, जो कि तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उनका यह प्रस्ताव अनुमोदित किसने किया? महात्मा गांधी का समर्थन मिला। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को पिरोती है। उसका जब अपमान कोई आदमी करे, उस पे राष्ट्रवादी के नाम से एक पार्टी बनी हुई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके प्रमुख के नाते क्या शरद पवार जी की ड्यूटी बनती नहीं है कि अपने जो अलायंस पार्टनर है उनको इस बात के लिए रोके और टोके? क्या कांग्रेस जो है मूक बनी रहेगी? गांधी जी और नेहरू जी और संविधान हाथ में लेकर घूमते रहने वाले लोगों को कहीं दिखाई नहीं देगा कि संविधान सभा ने जिस चीज को अंगीकार किया, नेहरू जी ने जो हिंदी को लेकर आजादी के पहले दिन, अभी आजादी हम 15 अगस्त मनाएंगे, और उस 15 अगस्त को वो लाल किला के प्राचीर से उन्होंने क्या कहा? जी जी, कि आज जो है हिंदी में दिया गया मेरा भाषण, हमारे ये उद्गार कहीं पूरे देश को कहीं एक नया संचार और ऊर्जा भरने का काम करेगा। तो सवाल यह है कि इन सब चीजों का आज तिरस्कार हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जितने भी लोग इस वक्त विपक्ष में बैठे हैं वो चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? उन सबको एकत्रित होकर ये कहना चाहिए कि साहब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं। मेरे साथ नसीम खान पूर्व मंत्री, एक बार उनके पास चलेंगे। नसीम साहब, ये मराठी के मुद्दे पर ये जो मचमच चल रही है मुंबई में, इस पर आपकी राय क्या है? आरक्षण की ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम लोग मराठी बोलते नहीं। देखिए, भाषा सभी को, हर भाषा पे, देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और हर भाषा पे लोगों को गर्व है। और चाहे मराठी हो, हिंदी हो, सभी भाषा हमारी बहुत ही प्रिय हैं। एक दूसरे को जोड़ने का काम भाषाओं के माध्यम से किया जाता है। भाषा के नाम पर वाद और विवाद नहीं होना चाहिए। कोई भी भाषा का जबरी उपयोग करवाने का जो चल रहा है वो गलत है। नहीं, लेकिन क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए, आप ये मान रहे हैं? देखिए, हिंदी देश की बहुसंख्य राज्यों में बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा जरूर है। हिंदी भाषा को लेकर और महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जो वाद विवाद पिछले दिनों महाराष्ट्र की सरकार ने पैदा किया है, वो पैदा नहीं करना चाहिए, वो होना नहीं चाहिए। हिंदी का सम्मान अपनी जगह पे है और मराठी हमारी महाराष्ट्र की राज्य भाषा है, उसका मान सम्मान बना रहना चाहिए। तो इस विवाद को पैदा करने का काम, इस विवाद को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने ही किया है। ये करने की जरूरत नहीं थी उनको। भाषा हर अलग अलग भाषा भाषियों के बीच में विवाद पैदा करने का जो, और देखिए विवाद कहां से कहां पहुंच गया नसीम साहब, कि एक ऐसा मुद्दा आ रहा है कि अब यूपी में मराठी भाषा सिखानी चाहिए, ये मांग भी शुरू हो गई। देखिए, ये सारी बातें, भाषाएं सभी, मैंने जैसे कहा कि ये भाषाएं सभी, ये तो राजकीय तौर पर लोग इस तरह के उपयोग करते हैं कि वहाँ क्यों ये भाषा नहीं है, दूसरे राज्यों में ये भाषा क्यों नहीं है। हर राज्य की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं और हर भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारा देश बहुभाषी और बहुधर्मीय देश रहा है। हमारे देश की एक बड़ी संस्कृति रही है और ये सारी चीज़ें हमारे देश को विरासत में मिली हैं। तो इन सभी चीजों का मान और सम्मान अपनी जगह पे बना रहना चाहिए। नहीं तो क्या राज ठाकरे जो मारपीट कर रहे हैं, मारपीट की भाषा कर रहे हैं, लगातार ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक है?
नहीं, मारपीट की भाषा का समर्थन कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है। जैसे मैंने पहले कहा कि हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, उसी तरह से मराठी का सम्मान भी होना चाहिए और हिंदी हमारी देश की राष्ट्रीय भाषा है, उसका भी सम्मान बना रहना चाहिए। महेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, उपाध्याय जी के पास आ रहा हूँ, लेकिन शोएब सिद्दीकी रह गए। एक बार उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। शोएब सिद्दीकी, आपकी राय। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, आई आवाज है जी, मनोज भाई? आपकी आवाज आ रही। हाँ बताइए। जी जी, खैर बहुत देर कर दिया आपने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। भाई से सब देर है लेकिन दुरुस्त है। जी 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 जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक पैगाम लेके पहुंचता हूँ कि अच्छा पैगाम पहुंचे। देखिए वहां पे मनोज भाई, देखिए ऐसा है कि चूंकि घनश्याम भाई बैठे हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, मैं कुछ सीखने की तरफ से बैठता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए होता क्या है, जब मामले बहुत गंभीर हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो डायरेक्ट सुन ले। और आपने देखा है कि बड़े बड़े मामले जो होते हैं, वो केजरीवाल जैसे लोग मामले या बड़े बड़े मंत्रियों के मामले रहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट रात में सुन लेता है। आपने देखा है, तफसील जाएंगे तो दूसरा मेमो जाएगा। उन्होंने किस वजह से बैक कर दिया कि हाईकोर्ट जाइए। कहा तो सही, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो मानना पड़ेगा, हाईकोर्ट जाना चाहिए, लेकिन वो चाहते तो सुन लेते, सीरियस लेते मैटर को। तो अब बात यहाँ पर आई है, देखिए सिर्फ मनोज भाई यहाँ पर सियासी जमीन तलाशने की बात है इसमें बस। और यहाँ पे मैं सीएम वहां के जो है फर्नांडिस जी, उनसे मेरी गुजारिश रही, आप बताइए, एक छोटी सी मिसाल है, जब सांप जो है लाठी मांग रहा हो और आप बांसुरी बजाएंगे तो वो आपके पैर पे काट के चला जाएगा। वहां पर आप देखिए न्यायपालिका कहीं ना कहीं कार्यपालिका पे ही निर्भर रहती है। अगर वो ऑर्डर भी करेंगे सख्ती से पेश आइए, तो किसको करना पड़ेगा? सीएम को करना पड़ेगा। तो सीएम जी को एक्शन बहुत पहले लेना चाहिए था कि जिस तरह की ये वारदात छोटी छोटी हो रही थी, करते करते आज तक बड़ा स्वरूप ले लिया उन्होंने। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि कोई पार्टी नहीं बोल रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। वहां पर ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में अगर लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र उनकी राष्ट्रभाषा, बिल्कुल सही है, मातृभाषा भी कह सकते हैं महाराष्ट्र को, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ा कि हम दूसरी भाषा को खराब कर देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश भी रहेगी, कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो चाहे समाजवादी हो, कोई भी हो, सबको लब्बैक करके इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने नहीं करी। सबने कहीं ना कहीं वोट बैंक की सियासत को मंजरेआम पर न लाने के लिए अपनी जमीन तलाशी कि इस पछड़े भर न पड़े। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, हर चूहा पीछे हट रहा है और बिल्ली ऐश कर रही है। यहाँ मसला यहाँ पर ये है कि जैसे अभी आपने कहा यूपी में कहा जाए महाराष्ट्र को सिखाया जाए, तो महाराष्ट्र में हिंदी सिखाती है, पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कुछ लोग कहते हैं राजभाषा है। हिंदी में आप देखिए बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनी 1933 से, जो गूंगी फिल्में थी, उसके बाद 1937 में जब बोलने वाली फिल्म बनी तो हिंदी में बनी। और महाराष्ट्र में आप देखिए अरबों रुपए, कितना बड़ा बाजार है। अब तो दक्षिण भारत की फिल्में हैं जो हिंदी में डब होके आ रही हैं, वो अरबों रुपए का बिजनेस कर रही है, व्यापार कर रही है। मनोज भाई, आप यकीन जानिए कि वहां पे जो ये माया नगरी है, वहाँ अरबों रुपए डेली टर्नओवर गवर्नमेंट इसी लेती है। लोग यहाँ से, लखनऊ से, पूरे हिंदुस्तान से जाते हैं कि आइए बैंड स्टैंड चले, सलमान खान का घर देख लें। महेश जी कुछ कह रहे थे, समय कम, महेश जी कुछ कह रहे थे। जी जी, तो इस तरह सस्ती शोहरत पाने की इस तरह बात ना करें। जल्दी संक्षिप्त और ये जल्द से जल्द रोका जाए। मैं चाहता हूँ जल्द से रोका जाए, पाबंदी की जाए। आपने उनसे सवाल दागा और आपने सवाल जो उनसे पूछा, उन्होंने उसका जवाब न देकर उन्होंने बात घुमाने की कोशिश करी। सवाल ये है कि हिंदी राजभाषा है, आप इसको स्वीकार करते हैं। हिंदी का जिस तरह से वहां विरोध हो रहा है, सवाल है कि हम फेल हो गए। मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस वहां फेल हो गए, इसका मतलब यह है कि आप चुप रहेंगे? आप ठाकरे बंधुओं के आह्वान को, अभियान को, उनके आंदोलन के, उनके कुकृत्य को कहीं मौन समर्थन करेंगे क्या? मजाक ये है कि आप नहीं, उपाध्याय जी, आप सरकार को उसमें जिम्मेदार मानते हैं कहीं? ऑफकोर्स सरकार जिम्मेदार है ही। देखिए बता दूं आपको, अगर सरकार यहाँ पे है, कोई सरकार अगर इस तरह के है, मैंने जो पहला कंप्लेन 10 जुलाई को हमने फाइल किया था, मैंने उस कंप्लेन में एड्रेसी कौन कौन है? पीएम है, होम मिनिस्टर है अमित शाह है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी हैं, फिर डीजीपी महाराष्ट्र के, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, सबको हमने कंप्लेन दिया। इतने भारी भरकम नाम डाल दिया आपने। सुनिए, पिटीशन फाइल करने के बाद मैंने उसके बाद में रिमाइंडर लेटर लिखा मैंने। रिमाइंडर लेटर मेरा 26 तारीख को जुलाई को है, और उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के हमने गाइडलाइंस लिखा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया हुआ है, क्लियर कट गाइडलाइंस है कि ऐसे मैटर में सुओ मोटो एफआईआर होना चाहिए, कंप्लेन की भी जरूरत नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा। लेकिन ये सोचिए कि लेटर लिखने के बाद आज समझिए मेरा कंप्लेन 10 जुलाई को सीमा जी बहुत भारी भरकम नाम डाल दिए, शायद यही कारण होगा। नहीं देखिए,
अब सुनिए, देखिए, बता दूं, सबका फेलियर है, बता दूं आपको। मैंने फडणवीस जी को कई बार स्टेटमेंट देखते हुए मैंने देखा उनको बोलते हुए कि नहीं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लेकिन मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अरे भाई, मराठी का अपमान कौन कर रहा है? डिप्लोमेटिक क्यों आप बोल रहे हैं? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, एक्शन आप लो ना। आप मराठी का अपमान नहीं चलेगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए यहाँ पे बता दूं, वही तो शोएब साहब कह रहे हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। सीमा जी, पार्टियां हैं, सुनिए, जितनी पोलिटिकल पार्टियां यहाँ पे हर आदमी घंटी बजाता घूम रहा है बीएमसी चुनाव के इर्द गिर्द, अब कौन बांधेगा? क्या डर सता रहा है बीजेपी को कि शायद इस मुद्दे पर FIR कर ले, तो मेरे ख्याल से बीजेपी का वोट बैंक, मराठी वोट बैंक शायद कम हो जाए। बहुत बड़ी गलतफहमी बता दूं आपको। उनका वोट बैंक नॉन स्पीकिंग जो मराठी वाले उनको वोट नहीं देंगे, उससे उनका वोट बैंक कम होगा। वो बड़े गलतफहमी में है। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं तुरंत वापस आ रहा हूं, चर्चा जारी। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक भव्य रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन किया गया, जो पुष्प फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाज सेवी भी हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन सुबह 8 बजे से देर शाम तक चला, जिसमें विधानसभा भगवंत नगर के प्रत्येक पंचायत और मोहल्ले से बहनों की भारी भीड़ उमड़ी। 20,000 से अधिक बहनों ने पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को राखी बांधकर उनके दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की। ये आयोजन बाबू जयशंकर गया प्रसाद महाविद्यालय सुमेरपुर में हुआ। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी कोई सगी बहन नहीं है, उन्होंने पूरे क्षेत्र की महिलाओं को अपनी बहन मानते हुए इस आयोजन का नेतृत्व किया। गांव से आई कई बहनों ने भावुक होकर कहा कि पुष्पेंद्र हमारे घर का बेटा है। इस अवसर पर प्रशासन और समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे, जिनमें प्रसिद्ध आल्हा गायिका काजल सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पवन पासवान व योगेश वाजपेयी, क्षेत्राधिकारी बीघापुर मधुपनाथ मिश्रा, बिहार थानाध्यक्ष अतुल सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और हजारों महिलाएं शामिल रही। इस बैसवारा की धरती में मेरा जन्म हुआ, ये मेरी मातृभूमि है और मुझे गर्व है कि इतनी बहनों का जो स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, ये कहीं न कहीं स्नेह और आशीर्वाद समाज सेवा, देश सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहेगा। भगवान ने मुझे कोई बहन नहीं दी थी, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरे पास लाखों बहनें हैं। भाई, मैं देश के लिए समर्पित व्यक्ति हूँ। मेरे दादाजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए लगाया। मैं उन्हीं का एक अंश हूँ। मेरा भी कहीं न कहीं कार्य समाज के कल्याण के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए, हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि मुंबई में इस वक्त जो चल रहा है, आखिर उस पर किसी के माथे पर शिकन है? सरकार के, प्रशासन के, राजनीतिक पार्टियों के, पक्ष के, विपक्ष के, क्योंकि बेगुनाह लोग पिट रहे हैं और चिंता किसी की भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम सारे गेस्ट मेरे साथ बने हुए, चर्चा हमारी जारी थी, हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे। मेरे साथ सीमा मलिक मौजूद है। सीमा जी, इस बात को लेकर हो रही थी कि आखिर कौन दखल देगा, सरकार क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। सर, ये सरकार की पूरी जिम्मेवारी है और किसी और के पीछे छिपना या कहना कि ये नेता उनको क्यों नहीं मना कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मना कर रहे हैं, तो फ्रैंकली आप अपने अलायंस को क्यों नहीं बोलते, है ना? इतनी तरह की चीजें हुई है, इतनी तरह की वो भी तो वही कर रहे हैं ना। तो आप अपने अलायंस को तो आप नहीं टोकते। आप बहुत बोल रहे हैं कि पवार साहब का नाम क्यों ले रहे हैं इस प्रकरण में, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है बात। मैं भी आपका सम्मान करती हूँ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पर इस तरह की चीजें किसी भी बड़े लीडर के बारे में कह देना फ्रैंकली ये है कि अपनी जो इनकी विफलता है, अपनी विफलता को दूसरों के ऊपर डाल देना। अरे आप ये लॉ एंड ऑर्डर का चीज है, आप क्यों नहीं कंट्रोल करते भाई उसको? आप कभी किसी नेता का नाम ले लोगे, कभी किसी नेता का नाम ले लोगे, ये क्यों नहीं समझा रहे हैं? आपको क्या होता समझा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं? और किसी के समझाने से कौन समझता है? बेसिक बातें ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की चीज है, जिसको कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको ध्यान देना चाहिए, और ये इन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ विवाद है। महेश जी मुस्कुरा रहे हैं, महेश जी के पास आऊंगा, लेकिन गार्गी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। वापस किया, मुझे तो लगता है ये लोग खुद चाहते हैं कि लड़ाई बंद ना हो। अभी एक इन्होंने देखिए खाने पीने की चीजों पे विवाद शुरू कर दिया, तो दे वांट कि कुछ ना कुछ विवाद होता रहे, और इसको नहीं, खाने पीने की चीजों पर किसने विवाद शुरू कर दिया? जी
ये लोग तो बेटा देखे कि हम लोग ने तो कभी कहा नहीं, हम लोग तो सब आपस में बहुत सम्मान करते हैं एक दूसरे का, चाहे वो क्या हिंदी महेश जी, आप भाषी हर हो, किसी चाहे मामले वो- पर विवाद चाहे शुरू वो कर देते मेरे हैं, ख्याल खाने से पीने की महाराष्ट्रियन चीजों पर हो। भी विवाद शुरू हम कर लोग दिया सब आपने। एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ पर 22 भाषाएं हैं और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, पर इस टाइप की नहीं चीजें सर, मैं लाके बोल रहा इनकी हूँ, मौका नहीं डिविजन मिलेगा। पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, मैं ये कहूंगी। और महेश इस जी, तरह के मुद्दे देखिए, उठाते हैं ये लोग जानबूझ के। हमारे यहाँ दे मेक राजनेता इट जो है हिंदू ना, मुस्लिम ऑल्सो बाद में, या फ्रैंकली। कोई भी हो, मतलब एक मैं छोटे सभी पार्टियों के और सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं हाँ, या पॉलिटिकल पार्टी हैं, धर्म और भाषा के नाम पर वो जिस तरह के रुख अख्तियार करते हैं, उसमें राजनीति तो निहित होती है, लेकिन जिस प्रकार की वो एक वातावरण तैयार करते हैं, मैं समझता हूँ कि अभी इस बात को कहीं एनसीपी को और तमाम लोगों को कहीं ये कहना चाहिए कि किसी भावना को आहत करने के बाद आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं, क्या नाम है उनका, जो टूरिज्म मिनिस्टर थे उनकी सरकार में, आदित्य मतलब ठाकरे, वो आदित्य ठाकरे, आदित्य ठाकरे, वो ये कह रहा है कि नवरात्र में जो है नॉन वेज खाना चाहिए। अब आप मनु जी मुझे ये बताइए कि जो इन सब चीजों से परहेज करता है, उसकी भावनाओं को आप इस तरह से आहत करके आपको क्या मिलेगा, किस तरह का वातावरण है। दूसरी बात कि भारतीय संविधान में जो प्रदत्त है आपकी, जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों में एक कर्तव्य है आपकी अपनी राष्ट्रभाषा, आपकी जो राजभाषा है उसके प्रति आपके कर्तव्य क्या है, उसको लोग पढ़ें, उनको कहीं ना कहीं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा मनु भाई कि आप भी इस चीज के लिए कहीं ना कहीं लोगों को कहीं एक सामाजिक संदेश के रूप में किसी भी बहस को शुरू करने से पहले ये जरूर आप ये कहें, उन 11 कर्तव्यों में एक कर्तव्य हमारा ये भी है कि जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है उसके सम्मान पे अगर चोट लगे तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को जो विमुख हो रहे हैं, नहीं वो मैं महेश जी बाद में पढ़ूंगा, लेकिन जो राज्य का मुखिया या राष्ट्र का मुखिया है, वो जो सबसे पहले अपनी संवैधानिक शपथ लेता है, सबसे पहले तो वो अपनी शपथ का निर्वहन करे कि अगर राज्य में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, तो उस शपथ का क्या, वो शपथ को लेकर क्यों उन व्यक्तियों के खिलाफ, मैं तो देखता हूं कि जरा सी घटना जो लोग करते हैं उनके घर टूट जाते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चल जाते हैं, उनका जुलूस निकल जाता है, लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। ये घटना जो है प्रायोजित है, ये घटना जो है ये प्रायोजित एक प्रायोजन के जरिए हो रहा है, एक 2 भाइयों की जो है एक प्रायोजित अपराध का जो एक अभियान है वो शुरू किया गया। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों भाइयों से सरकार को डर लगता है? नहीं, क्या दोनों भाइयों से सरकार को डर लगता है? क्या दोनों भाइयों से सरकार डरी हुई है? नहीं, हम सरकार अगर डरी होती नहीं तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं होती? डर क्यों नहीं है लोगों से कम? एक सेकंड लगभग 7 नहीं मैं लोगों को अच्छा, बोलिए आप बोलिए मैडम, आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ। इस समय सैकड़ों FIR दर्ज हुए इस घटना को लेकर, और लगातार जो है सरकार वहां हर तरह से सख्ताई बरती हुई है, और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस तरह के कोई भी कुकृत्य जो है और इस तरह के घटनाओं को अगर किसी ने भी अंजाम दिया तो उसका बुरा हास्य होगा। बुरा हास्य होगा। घनश्याम जी, क्या बुरा हास्य हो रहा है? घनश्याम जी, आप तो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, बुरा हास्य हो रहा है? महेश जी, मैं तो कोई मतलब ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। और आपको बता दूं, मुझे बताइए कि राज ठाकरे के खिलाफ कितने FIR हुए हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इतना खतरनाक राज ठाकरे थोड़ी है उसमें, राज ठाकरे के जो लोग हैं, जो घटना आप वकील है, आपको मालूम होना है ना कि आपराधिक कृत्य के लिए जो व्यक्ति जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ FIR धरता कौन है, देखिए उसका लीडर कौन है, करता धरता कौन है, मेन आरोपी कौन है, वीडियो देखिए। चलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस बात के लिए कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, देखिए इन लोगों को समर्थन कहाँ से मिल रहा है, वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? अरे भाई सरकार अपना काम करे महेश जी ने, आपकी सरकार अपना काम करे। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ यार, मैं ये कह रहा हूँ जो प्रायोजित हो, जो जानबूझ के अपराध फैलाया जा रहा हो, जो जानबूझ के ऐसा किया जा रहा हो, पॉलिटिकल पार्टियों का यही होना चाहिए। जानबूझ के फैला रहा है अपराध। देखिए बता दूं आपको, सबसे बड़ा फेलियर में आपकी सरकार का है। उसके बाद जितनी पार्टियां यहाँ पर हैं, सुनिए जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं कह रहा हूँ कि सरकार क्या करे, सरकार क्या गोली मार दे उनको? नहीं, गोली मारने के लिए किसने आपको बोला? आपने FIR नहीं किया तो फिर बताइए, हमारा जो कानूनी कार्रवाई हम समझाएं उनको, मतलब क्या कार्रवाई घटना कोई बता दीजिए, छोड़ो ना। मैं कह रहा हूँ आप सुप्रीम कोर्ट गए ना, आप सुप्रीम कोर्ट गए
तो आपने कहा होगा ना कि सरकार कहीं फेलियर हुई, आपने कहीं लिखा उसमें? नहीं देखिए, हम तो लिखा है, कहीं है, हमें बात कहाँ है? आप दिखा दो, दर्शकों को कहीं दिखा दो। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपने कहीं अगर लिखा हो कि सरकार फेल हुई है। क्या बात आप कर रहे हो? पूरा पिटीशन हमारा पढ़ लीजिए, मैंने क्या लिखा है, पूरा पिटीशन पढ़िए आप, मैंने क्या लिखा सब उसमें लिखा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि वहां सरकार को आपने वादी जरूर बनाया है। देखिए, कि सरकार जो है भाषा के मामले में वहां जो सरकार, सुनिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो होती हैं, वो भी सरकार के हिस्से होती हैं, उनका फेलियर है। और सरकार, देखिए, हमने कंप्लेन किया था। नसीम खान से हमने एक सवाल और पूछा कि ये जो भी हो रहा है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक होने से क्या वाकई मराठी व्यक्ति का फायदा होगा, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? नसीम साहब, नहीं, मुझे नहीं, देखिए, ये उनका एक पारिवारिक मसला है, पारिवारिक मामला है। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी दोनों एक परिवार के सदस्य हैं। कई सालों के बाद वो एक साथ आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये उनका आंतरिक मामला है। रहा सवाल राजनीतिक परिक्षेप पे, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना इंडिया गठबंधन में है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल है। अब राज ठाकरे जी का और उनका गठबंधन क्या होता है आने वाले दिनों में, जब हो जाएगा तब उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी और निर्णय लेगी। अच्छा, हिंदी और मराठी चल रहा था, लेकिन अब तो मुस्लिम लोग भी मराठी बोलते नहीं हैं। बीजेपी के एक नेता ने ये भी लाइन खींच दी। कुछ स्ट्रांगली बोल नहीं रहे हैं। चाहिए ऐसी मनसे की मांग। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल भाषा का है जी। सभी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, सब लोग मराठी बोलते हैं। हाँ। बहुत सारे लोग मराठी बोलते हैं और मैं तो कहूँगा कि जिनको मराठी आती नहीं है और महाराष्ट्र में रहते हैं उनको मराठी सीखना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की जो ज़बान है, महाराष्ट्र की जो भाषा है, उस भाषा का ज्ञान सबने लेना चाहिए और सीखना चाहिए और उस पर ताकि एक संपर्क, ये संपर्क की भाषा है, लोगों से संपर्क अच्छी तरह से आप कर सकते हैं अगर उस जबान में बात करते हैं। संवाद की भाषा, संपर्क की भाषा। गार्गी जी कुछ कह रही हैं आप? जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ उनको कि हम हर भाषा के सम्मान करते हैं और प्लीज ये समझिए, किसी भी भाषा के साथ किसी भी भाषा की कोई लड़ाई नहीं है, आम लोगों के बीच कोई लड़ाई नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी इशू बना रहे हैं उनके पॉलिटिक्स के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन दोनों से सवाल है, एक तो जो कांग्रेस से आए हैं, आप बताइए, आप लोग जो एसआईआर जो इशू नहीं है उनको लेके इतना बड़ा इशू बना रहे, आपने कभी बोला स्ट्रांगली ये गुंडागर्दी के खिलाफ? और ये भी सही है कि ये केस कोर्ट यही तो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि हम सरकार में होते तो आप हमसे सवाल पूछ लेते हैं, विपक्ष में बैठे तो आप हम ही से सवाल पूछ रहे शोएब साहब। हाँ, नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया गुंडों के भी, ये भी सही है, इसीलिए आज कोर्ट पे गया। कोर्ट तक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ये लोग अरेस्ट हो जाते, जो भी मारपीट किया उनको अगर नहीं हो पाया ना, घूम रहे, कॉलर ऊपर करके घूम रहे, ये भी कॉलर खड़ा कर घूम रहे हैं। शोएब साहब, सरकार अगर चाहे तो देखिए अमित भाई, मनोज भाई, देखिए मनोज भाई, हाँ मैं बोलूं मनोज भाई? हाँ बोल, प्लीज प्लीज। देखिए जी, देखिए मनोज साहब, ऐसा होता है कि जब अपनी कमी छुपानी हो तो दूसरे कमी तलाशो, जब अपने ऐप छुपाने तो दूसरे ऐप तलाशो। जो मौजूदा हुकूमत है उसको जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल उन्हीं की खतावारी है, उन्हीं को देना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है। दूसरी पार्टियां क्यों नहीं बोल रही हैं ये आप भी जान रहे हैं। और लाइन ऑर्डर सर, मनोज भाई आप भी जानते हैं, लाइन ऑर्डर अगर सब करती है बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं, आप जानते हैं, कब्र से मुर्दे खोल दिए जाते हैं, ये तो एक बहाना है। देखिए आप देखिएगा बैकग्राउंड से मनोज भाई जाइएगा तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे तो कुछ नहीं है, इनके जो वालिद साहब थे बाल ठाकरे साहब, उनसे आप समझिए पाकिस्तान घबराता था, लेकिन उन्होंने मंदिर आम पर आकर हमेशा हिंदी बोला। जब अपनी कोई गैदरिंग करी वहां महाराष्ट्री बोला, लेकिन उन्होंने हमेशा हिंदी बोला, कभी हिंदी के खिलाफ उन्होंने ऐसी बात नहीं करी। यहाँ पे जो इलेक्शन करीब है, आप जानते भी मनोज भाई है, ये एशिया सबसे बड़ा मामला यहाँ पर आता है, करीब 50-60 हजार करोड़ का मामला आता है और जमीन तलाशनी, हर इलेक्शन में पैसे जरूरत पड़ती है, आप भी जानते हैं। इसलिए चाह रहे हैं कि अगर इसमें हम कुछ मामला बनते हैं और 100, 150, 200 सीट ले आते हैं तो उस पर एमबीसी चुनाव में मैं हावी हो जाऊंगा, फिर मेरी पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन जिन पार्टियों के साथ ही जोड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। मंदिर यहाँ पर अगर कोई कह रहा है मैं विपक्ष में नहीं जवाब दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई बात जब आती है कम से कम आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। महेश जी, मुझे लगता है कि बीएमसी चुनाव तक है ये, बीएमसी चुनाव के बाद एक भी आदमी पिटता हुआ दिखाई नहीं देगा। उत्तर भारतीय मराठी सब एकदम मराठी मानुष एक ही थाली में आपको बड़ा पाव खाते नजर आएंगे। जी
बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मतलब 100% सहमत हूँ कि राजनीतिक कारणों से इस तरह का ये विवाद जन्म लिया है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है मनोज साहब, वो ये है कि जिस पीएमसी में आप ये देखिए 251 हिंदी स्कूल चल रहे हैं, 178 उर्दू स्कूल चल रहे हैं, तमिल स्कूल चलते हैं। मजाक क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये फरमान है, ये आदेश है, और उस समय एनसीपी और कांग्रेस दोनों के कैबिनेट के ये फैसले हैं कि तीसरे भाषा के रूप में जो है हिंदी स्वीकार किया जाएगा। आज वहां पे आप ये कह रहे हैं कि सरकार फेल होगी। सवाल ये है कि आपने अगर तय कर लिया है कि हमें हिंसा पे उतरना है, हमें मारपीट करना है, तो हम उनको जो है, अगर ये राजनीति करने के लिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम उनके ऊपर लाठी भाजे तो वो ये कहेंगे कि देखिए किस तरह से ये सरकार जो है निरंकुश हो रही है, कानून को हाथ में ले रही है। मुझे लगता है यही डर है। देखिए, ये इस बात को तो आप महेश जी मान लीजिए कि आपकी दुखती हुई रग पर, आपकी दुखती हुई रग पर उन्होंने हाथ रख दिया है, मराठी का मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया है। आप सख्त कार्रवाई करेंगे इस मुद्दे पर, आप लोगों को अंदर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो फिर यही आपके लिए बड़ा मुद्दा। सरकार भी बचना चाहती है, सरकार कहती है 2-3 महीने की बात है यार, जितना समय पास किया जा सकता है पास कर लो, बीएमसी के बाद तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का, क्योंकि समय का अभाव है। इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। हम लाइव चलते हैं सीधे महाराष्ट्र में और वहीं की जनता से पूछ लेते हैं कि आखिर वो क्या कह रही है। महाराष्ट्र में भाषा पर संग्राम जारी है। सिवड़ी में मुंबई से सुधाकर कश्यप मेरे संवाददाता सीधे वहीं पर मौजूद हैं, जो लोगों से बताएंगे पूछ के कि आखिर क्या हाल है। सुधाकर, क्या कहते हैं लोग? हम उनसे जानते हैं कि क्या उनका कहना है। मेरे साथ ये सब लोग हैं और मनोज जी है। हम मनोज जी से जानते हैं कि उनको क्या लगता है। मनोज जी, ये जो मराठी का मुद्दा है और जो स्थानिक लोगों को जो 80% नौकरी में आरक्षण देने की बात हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? जी, स्थानिक लोगों को 80% का आरक्षण मिलना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्थानिक लोगों का ये मापदंड क्या है? आप किसे स्थानिक से पकड़ेंगे? क्योंकि देखिए, ये देश तो पूरा जो संविधान से चलता है। अगर मैं उत्तर भारत से, हमारे पिताजी आए थे 1941 में, अगर उसके बाद मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं से मेरी शिक्षा हुई है, यहीं मैं पला बढ़ा हूँ, सब कुछ मेरा यही हुआ है, आज मेरे पास डोमिसाइल भी है, तो मेरे जैसे जो लोग हैं उनको भी उस 80% कैटेगरी में लेना चाहिए। क्योंकि अगर 80% स्थानिकों को मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है, और हर जगह पे ऐसा रूल होना चाहिए, स्थानिक लोगों को पहला प्राधान्य देना चाहिए। लेकिन उस स्थानिक का मापदंड क्या है, इसके ऊपर स्पष्टता होनी चाहिए। जी, आपको क्या लगता है स्थानिक का क्या मापदंड होना चाहिए? देखिए, स्थानिक का मापदंड ये होना चाहिए कि यदि अपने को 80% दे रहे हैं स्थानिक को, तो स्थानिक हम लोग भी हैं। हमारी भी पीढ़ियाँ 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर बोलना चाहता हूँ कि दान का पान कुछ नहीं होने वाला। आरक्षण लेके कोई डॉक्टर बना, वो असली डॉक्टर नहीं बना। आरक्षण लेके आईएएस बना, वो असली आईएएस नहीं बना है। आज तक आप देख रहे हैं इतने क्राइम क्यों होता है? क्योंकि आरक्षण से लोग बने हुए हैं। बिना आरक्षण का रखो, देखो जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा, मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, आप पढ़ोगे, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे तो आरक्षण का जरूरत नहीं है, आरक्षण की मांग ही नहीं है। ये आरक्षण का मांग केवल चुनावी मुद्दा बना के कि अब चलो मारामारी हो गया, अभी चलो आरक्षण से लोगों को खुश करे, और कुछ नहीं। मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है। एडवोकेट साहब, आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, मेरा तो ये मानना है कि ये जो 80% का जो मुद्दा है, ठीक है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे अदर स्टेट से आए हैं, उत्तर भारतीय आए हैं या गुजरात से आए हैं या साउथ से आए हैं, बिहार से आए हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? जो यहाँ पे जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ रह चुकी है, उनके बारे में ये 80% का जो है आरक्षण क्या कहता है? और मेरे हिसाब से तो आरक्षण आना ही नहीं चाहिए। जो इकोनॉमिकली जो वीक है उनके ऊपर वो आरक्षण लागू करो, वो बहुत बढ़िया है, उसके ऊपर ये करिए। अदरवाइज ये मैं इसके खिलाफ हूँ, आरक्षण के टोटली मैं खिलाफ हूँ, इसके विरोध में हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा ऐसा नहीं, उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अदर स्टेट से जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है? उस 80% में क्या जो मुंबई में जिनका बर्थ हुआ है, जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ हुई, जिनके बच्चे, आज हमारे बच्चे, हम, हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर यहाँ पे हम रह रहे, तो हमारे लिए उसमें क्या प्रावधान रखा गया है, उस बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह से उनकी मांग है कि हम भी पिछले 50-60 साल से मुंबई में रहते, महाराष्ट्र में रहते, तो हमें भी उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जो 80% आरक्षण जो मराठी लोगों को देने की जो मांग हो रही है, उसमें हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी मांग ये उत्तर भारतीय लोगों की है। मनोज सर,
जाकर, क्योंकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन लगाई गई थी, वहां से निराशा हाथ लगी। लोगों का ये कहना है, ज़्यादातर जो विपक्षी पार्टी हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उनका ये कहना है कि हम तो विपक्ष में हैं और लॉ एंड ऑर्डर बनाना, सरकार को बेहतर तरीके से चलाना, मुंबई को शांत बनाए रखना, ये तो सरकार का काम है। सरकार इस मामले में उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सुधाकर जी, आवाज आ रही है? हेलो सुधाकर जी, मेरी आवाज आ रही है? मुखातिब हैं आप? हाँ, आ रही आवाज आ रही, अभी आ रही। मैं ये कह रहा हूं, तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार से कह रही हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सरकार का काम है। ये जो मनसे के गुंडे हैं, सरकार इनका सही इलाज क्यों नहीं कर रही है? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मैं जानता हूँ इनसे, हमारे साथ जो लोग हैं उनसे जानता हूँ। हाँ, जान लो जरा। जयप्रकाश जी, आप ये बताइए कि सरकार इनके ऊपर ये जो मारपीट का इंसिडेंट होते रहता है, तो इन पर सरकार क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करती रहती? देखिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। सब जो मुद्दा है उसके ऊपर सरकार किस लिए चुन के आती है? सरकार बनी किस लिए? इसके लिए बनी ना कि मतलब कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं करे, बहुत दुखद घटना है कि जो सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चुन के आई है तो दोनों लोगों ने, सब लोगों ने वोट दिया है। महाराष्ट्र ने भी दिया है, साउथ इंडियन ने दिया, उत्तर भारतीय मुस्लिम सब लोगों ने दिया। तो जो जिसकी मांग है, जो जिसके ऊपर हो रहा है, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये सब मुद्दा गलत लेके भटका मतलब मैटर इधर भागो उधर भागो, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। हम लोग को खुद को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। सरकार को तो कार्रवाई करना चाहिए। जो गलत कर रहा है, मैं करूं, मुझे उसका मतलब पनिशमेंट मिलना चाहिए, दूसरा कर रहा है उसको मिलना चाहिए। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। गलत हो रहा है जो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। आगे आपको क्या लगता है, सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? इसके पीछे उनका भी कोई राजनीतिक लाभ होगा। उनको भी राजनीति खेलना है मेरे ख्याल से। क्योंकि जहाँ तक उत्तर भारतीयों का और मराठी भाषियों का सवाल है, क्योंकि सरकार तो हमेशा जो आज स्टेट गवर्नमेंट जो बैठी है, उन्हें अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना हित क्या है उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक सर, आप क्या बताएंगे, सरकार क्यों कार्रवाई नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है कि कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है, ऐसा मैं पूरी तरह इसको ये करता हूँ। क्योंकि सरकार कार्रवाई कर रही है। और अभी जो अपने पनवेल या यहाँ पे जो हुआ है बीच में, जो इंसिडेंट, जो होटल वगैरह को सबको तोड़ा गया है, उसमें से कुछ 10 से 11 लोग को अरेस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है। और कुछ 50 से 60 लोगों के जो जिनका नाम का ये नहीं है, उसके खिलाफ भी किया गया है। ऐसा नहीं है। सरकार एक्शन ले रही है, बट थोड़ा सोच के, क्योंकि क्या है ना, ये पॉलिटिकल मुद्दा इसको बना दिया है। ये इलेक्शन जो नज़दीक आ गया ना कॉर्पोरेशन का, उसको मुद्दा बनाया गया है। इसलिए ज़रा सरकार भी थोड़ा सोच के मतलब ये कर रही है, बट सरकार कार्रवाई कर रही है। तो जी, सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसा इनका कहना है कि लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर हुआ है। और कुछ लोगों का कहना है कि सरकार भी मिली भगत हो सकती है, ऐसा इनका मुद्दा है। मनोज जी, एक चीज और बताइए सुधाकर जी, ये जो तमाम सारी परिस्थितियों के बीच अब सरकार के बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों चुप है, शरद पवार क्यों चुप हैं, जो महाविकास अघाड़ी है उसके जितने भी गठबंधन के साथी हैं वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? उनको भी तो बोलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए कि भाई उद्धव ठाकरे को समझाना चाहिए कि उद्धव ठाकरे तुम भी समझो और राज ठाकरे को भी समझाओ कि उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। क्योंकि कांग्रेस को तो अभी बिहार में भी चुनाव लड़ने जाना है, वहां पर भी वोट मांगने हैं। हम हमारे साथ में लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनका ये जो मुद्दा है, इसमें जो दूसरी विरोधी पार्टी है वो कुछ नहीं बोलती है। वो क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, दूसरी विरोधी पार्टियां भी मेरे ख्याल से अपना देखिए, ये राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। सब लोग इस चीज़ को अपने अपने तरीके से भुनाना चाहते हैं। कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विरोध में है। तो सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती हैं और वो ले भी रही हैं। और ये ऐसा हमेशा होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे कि आज हर किसी को जो एक संविधान बना है, हर एक को कहीं को किसी को भी जाके कमाने का एक हक है।
लेकिन अगर ये 80% की मांग जो है वो हो रही है तो मैं इसे जायज समझता हूँ। जी आप क्या बोलेंगे? शरद पवार कुछ नहीं बोल रहे, तो देखिए कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, कांग्रेस ने जो राजनीति पैदा की उस राजनीति को सब लोग धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो जो पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का और नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सब पार्टी उसको फॉलो कर रही है। राजनीति में कुर्सी लेने के लिए वो मारा जा रहा है, वो पीटा जा रहा है, उधर राजनीति हो, लेकिन भाषा की राजनीति हो रही है। कोई पार्टी हो लिया, कांग्रेस तो बोलेगी नहीं। कांग्रेस तो बीजेपी सरकार जब तक रहेगी तब तक वो विपक्ष में रहेगी। अभी है ना कि एक अभी आजकल ट्रेंड चल गया कि ट्रम्प ने जब मोदी जी के साथ थे तब कांग्रेस उसके विपक्ष में थी, और जब मोदी जी को ट्रम्प ने छोड़ा तो कांग्रेस उसके साथ हो गई। तो कांग्रेस का क्या करना है? कांग्रेस तो विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस को देश को बेचना है और कुछ नहीं करना है। कांग्रेस बेचने के लिए बैठी है, आज मिले पूरे देश को बेचेगी। ये तो बहुत भाग्यशाली है हिंदुस्तान के लोग हैं जो मोदी जी ऐसे लोग आए, जो मोदी जी आके संभाल लिए हैं। नहीं तो इंडिया भारत बिक गया होता। ये 100% है। आपको क्या लगता है ये मामले बारे में राज ठाकरे के खिलाफ कोई पार्टी बात नहीं कर रही, ना शरद पवार बात कर रहे हैं, ना कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं? देखो, इसका सिंपल एक रीजन है कि ये जो बीएमसी का चुनाव आ रहा है, इसके पहले आपने सुना क्या है? अभी असेंबली का या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, उसमें कहीं आपने जातिवाद का देखा था, हिंदू मराठी का ऐसा कुछ सुना था? नहीं, क्योंकि ये लोकल जो इलेक्शन आया बीएमसी का, एक बीएमसी जो है बहुत बड़ी मतलब मुंबई का जो एक ये है आर्थिक ये है बजट है, इसकी वजह से ये खाली मराठी और हिंदू का ये मुद्दा उठाया गया है, और बाकी ये कुछ है नहीं। ये आप जैसे इलेक्शन खत्म होगा ना, वैसे आप देखेंगे ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक पार्टियां नहीं बोल रही हैं, देखिए बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं सब बीजेपी के अगेंस्ट में हैं। तो वो अगर उसके खिलाफ उनके बोलते हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर उनके खिलाफ जाते हैं तो शिवसेना कांग्रेस का ये हो जाएगा, शिवसेना एनसीपी का हो जाएगा, बाला साहब ठाकरे का जो शिवसेना है उसमें क्यों उनके खिलाफ क्यों नहीं जा सकते? क्यों कि राज ठाकरे जी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये मुद्दा यही समय है कि भैया चुप रहो और देखो, रोटी अपना सेको, बीएमसी इलेक्शन जो आ रहा है उसका फ़ायदा उठाओ सभी लोग, बस यही खाली एक मुद्दा है। यही मुद्दा है कि जो महाविकास आघाड़ी का मुद्दा है, राज ठाकरे पर कुछ अभी कुछ बात की तो राज ठाकरे जो है उद्धव ठाकरे से संबंधित है और उद्धव ठाकरे जो है महाविकास आघाड़ी से संबंधित है। तो ये जो मुद्दा है इसी के लिए बाकी जो पार्टी जो कुछ बोल रहे नहीं है, ऐसा इनका कहना है। कुछ बोल रहे नहीं है ऐसा इनका कहना है। लेकिन सुधाकर एक बात बताएं कि अब तक ऐसी कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं इन मामलों को लेकर, और जिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं वो सलाखों के पीछे हैं या बाहर है, मारपीट कर रहे हैं? जो इंसिडेंट हुई उसी बारे में एफआईआर रजिस्टर हुई है, लेकिन ये जो मामला जो है मारपीट का मामला है, चाटा मारने का जो मामला है, ये गाली गलौज करने का मामला है, ये जो है ये कॉग्निजेबल में नहीं आता है, नॉन कॉग्निजेबल में आता है। तो इसी के मुद्दे पर जो है उनको ऊपर इमीडिएट उनको टेबल जमानत मिल जाती है। तो ये सब आरोपी जो है बाहर है, कोई अंदर नहीं है, जेल में कोई नहीं है। सब आरोपी जो है मतलब वो मीरा रोड का आरोपी हो, पनवेल के आरोपी हो, थाना के आरोपी हो, कहीं पर जो भी इंसिडेंट हुए पिछले कुछ दिनों में 7-8 इंसिडेंट हुई है, सभी आरोपी जो है अभी बाहर है, कोई भी जेल में नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये छोटी सी चाटा मारने की घटना का मामला है, गाली गलौज की घटना का मामला है, तो थाने से ही इनको जमानत मिल जाती है और ये फिर निकल जाते हैं अपने अगले टास्क की ओर और फिर कान के नीचे फिर बजा देते हैं। लेकिन ये देश की एकता और अखंडता को खराब कर रहे हैं, देश के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं। ऐसे तमाम मामलों के ऊपर एनएसए लगाया जाना चाहिए, रसूका लगाया जाना चाहिए और इन्हें जिला बदर किया जाना चाहिए। ये कार्रवाई होगी, उसके बाद हो सकता है कि इस तरह की घटना रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुधाकर आपका।